Hello everyone, welcome to Target for IQ. So this is the second lecture on administrative law series which is going to cover 50 MCQs. अभी तक हमने 100 MCQs का एक पूरा कंप्लीट सीरीज़ ख़त्म किया है जिसमें एक सेट में आपके 50 क्वेश्चंस और दूसरे सेट में 50 क्वेश्चंस रहे हैं। तो अब ये हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे जिसमें फ़र्स्ट 50 क्वेश्चंस आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार जुडिशरी के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपका, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप मेरे लेक्चर्स इस चैनल पर पढ़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा। ऑन एडमिन लॉ द प्लेलिस्ट इज़ देयर, और आप ये सारे एमसीक्यूज़ भी देख लेंगे तो आपके एडमिन लॉ के सारे क्वेश्चन सही होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द पार्ट ऑफ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस चीज़ का पार्ट है? जो नीचे ऑप्शंस हैं उनके थ्रू देखते हैं। स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टमरी लॉ, पब्लिक लॉ या नेचुरल लॉ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ पब्लिक लॉ। ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। और इनमें से देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन इनफैक्ट सभी क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो आपके PYQs में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमने टॉपिक से डिराइव किए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इन जो भी वीडियोज़ मैं लेके आ रही हूँ इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। सो द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ मीन्स, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है इसका क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन है। सो द ऑप्शंस आर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ होता है उसका एक मतलब हम ये भी समझते हैं दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जो लॉ ऑफ द लैंड इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दूसरा, रूल ऑफ लॉ अगर किसी भी कंट्री में है तो वहाँ पे आर्बिट्ररी पावर की अनुपस्थिति देखी जाती है, यानी एब्सेंट होता है आर्बिट्ररी पावर, यानी जिसको निरंकुश शासन बोलते हैं, वो वहाँ पे नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कंट्री गवर्न करती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि समानता का अधिकार वहाँ पे होता है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। CVC, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, हैज़ बीन क्रिएटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। किसके रिकमेंडेशन पे CVC को बनाया गया था? ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, दैट संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका CVC को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, किस रिट से ये कनेक्टेड है? रिट्स मैं आपको बताई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ज़रूर एक बार जाके प्लेलिस्ट में रिट्स का जो वीडियो है मेरा उसे देखिएगा, काफ़ी अच्छे से उसे कवर किया हुआ है, और वो वीडियो देख लेंगे तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपसे ज़रूर हो जाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे सर्शियोरारी होगा। ठीक है, सर्शियोरारी से आप ये डायरेक्टली याद कर सकते हो, एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, ये कनेक्टेड है किससे? द रिट ऑफ सर्शियोरारी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन। किस कंट्री में ये कंसेप्ट आपका डेवलप किया गया था? सो इट वॉज डेवलप्ड इन फ्रांस। ठीक है, सिक्स्थ, व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम डेलीगेट नहीं कर सकते? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर्स, एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर एंड पावर टू मेक एंसिलरी रूल्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ एसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, जिसको पॉलिसी मेकिंग कहते हैं। इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल वेलफेयर मेजर्स, ये भी ऑप्शन है, एंड पावर टू मेक एंसिलरी रूल्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। इनमें से जो तीनों ही ऑप्शंस हैं, इन तीनों को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, 7 देखते हैं, रूल ऑफ लॉ मीन्स। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूल ऑफ मैन, पॉजिटिव मोरालिटी, नेचुरल लॉ, द परवेजिवनेस ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ throughout the whole range of government in the sense of excluding arbitrary action by the government. So D would be the correct option here. 8 देखते हैं, the executive power under article 53(1) of the constitution vests in. एग्जीक्यूटिव पावर किस में वेस्ट करती है? जो आपकी सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, 9th,
अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर, देखिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपका सेकेंड पार्ट है ऑफ द MCQ सीरीज़, इसमें आपके एडमिन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एडमिन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप इनको बाइफरकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था हम एक बार फिर से देखेंगे। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी पर्पस अदर देन फंडामेंटल राइट्स फॉर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ फॉर बोथ ए एंड बी। आपको एक चीज़ और पता होगी, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कंपेयर करें, जो रिट्स की पावर होती है ना वो हाई कोर्ट की वाइडर होती है इन रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, आप सुप्रीम कोर्ट तब जाएंगे जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, देन ओनली यू विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट हाई कोर्ट के केस में क्या होता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो अंडर 226 आप हाई कोर्ट तो जाएंगे, बट कोई और राइट अदर देन फंडामेंटल राइट, यानी इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा राइट भी आपको वायलेट हुआ है देन ऑल्सो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। इसलिए हाई कोर्ट की जो पावर है ऑफ रिट दैट इज़ वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू हम जाते हैं रिट्स का जो लगाने के लिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226 इज डिस्क्रिशनरी, सुपरवाइजरी, एपिलेट एंड बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा दैट ये डिस्क्रिशनरी भी होती है एंड सुपरवाइजरी भी, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, ठीक है। 11th, व्हाट फैक्टर्स एट्रीब्यूट टू अ डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें हमें जो गलत ऑप्शन है वो बताना है। The paucity of time with legislature, the technicality of the legislation, democratization of rule making process, lack of knowledge by the legislative member. So ये गलत ऑप्शन आपका ये हो जाएगा lack of knowledge by the legislative member. राइट आंसर है यहाँ पर आपका डी। 12 देखेंगे, इन होम इज़ वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी फिर से देख लिया था हमने, क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के दूसरी लैंग्वेज में पूछ रहा है, बट अगर आपको पता है ये चीज़ कि प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सेंटर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसको कर ही लेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ द रिजिड कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वुड मेक मॉडर्न गवर्नमेंट इम्पॉसिबल। इट वॉज हेल्ड बाय द US सुप्रीम कोर्ट इन विच केस। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑसबर्न वर्सेस बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज द एग्जीक्यूटिव हैज़ टू परफॉर्म। इनमें से कौन सी ड्यूटी है जो एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करनी पड़ती है। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मेकिंग ऑफ लॉ तो लेजिस्लेटिव का काम है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो जुडिशरी का काम है। ब्रेकिंग ऑफ लॉ जैसी कोई चीज़ नहीं। इम्प्लीमेंटेशन जो लॉ का है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ तो भाई कोई भी कर सकता है ना, लॉ ब्रेक कर दिया हो तो कोई पब्लिक भी कर सकती है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। तो यहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है दैट वुड बी द फंक्शन और यू कैन सी द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या है आपका बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस आर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइटल बेस्ड, पर्पस बेस्ड, डिस्क्रिप्शन बेस्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इन्हांस्ड इट्स पावर मोस्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव कमेटी, सिविल सर्विसेज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द सिविल सर्विसेज, ठीक है। 17 देखेंगे, द प्रिंसिपल दैट बाई एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ मॉडिफिकेशन द डेलीगेट कैन नॉट चेंज द लेजिस्लेटिव पॉलिसी वॉज डेवलप्ड इन द केस ऑफ। इसमें देखिए केसेस मैंने ज़्यादा इंक्लूड किए हुए हैं जो प्रीवियस वीडियो थे उससे ज़्यादा, क्योंकि केसेस पे एक आध क्वेश्चन आपका ज़रूर रहेगा, है ना। तो ये सारे केसेस आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट केस था दैट वॉज दिल्ली लॉज एक्ट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फंक्शंस में नॉट बी डेलीगेटेड। कौन सा फंक्शन डेलीगेट नहीं किया जा सकता। तो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होते हैं उनका डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैन बी डन। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का जो जुडिशियल रिव्यू है वो कैसे किया जा सकता है। ऑप्शंस देखेंगे, इफ़ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इफ़ इट इज़ बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द पेरेंट एक्ट,
द डेलीगेट हैज़ एक्टेड बियॉन्ड द पावर ऑफ डेलीगेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों ही सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, जब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, पेरेंट एक्ट के पावर के बियॉन्ड चला गया हो, और जो डेलीगेट है उसने अपनी पावर के बियॉन्ड जाके एक्सरसाइज किया हो, ठीक है, पावर ऑफ डेलीगेशन। तो इन सारी सिचुएशंस में हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। 20 देखेंगे, एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी इज़ अ बार। ऑल्टरनेटिव रेमेडी बार है किस चीज़ के लिए? वेयर देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब देयर नेचुरल जस्टिस ही वायलेट हुआ है देन ऑल्टरनेटिव रेमेडी इज़ अ बार, क्योंकि जब नेचुरल जस्टिस वायलेट होता है तो दैट वुड बी अ वॉइड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 अब देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट्स टू, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिलेट करता है लीगल स्टेटस ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स, द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन देयर डीलिंग्स विद ऑफिशियल्स, स्पेसिफाइज लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंड क्राइम, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स इन देयर डीलिंग्स विद ऑफिशियल्स, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। 22. Administrative law is a law relating to the administration. It determines the organization, power and duties of the administrative authorities. By whom it was this definition given? किसने ये definition दी थी? ये भी कई बार आपके क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आइवर जेनिंग्स, ठीक है। 23. Which are the sources of administrative law in India? इंडिया में क्या सोर्सेज है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? लॉ ऑफ द लैंड, एक्ट ऑफ फॉरेन स्टेट, जजमेंट्स ऑफ एंशियंट रूलर्स एंड जजमेंट्स ऑफ कस्टमरी लॉज। तो इंडिया में कौन सा क्या सोर्स है? तो लॉ ऑफ द लैंड इज़ द सोर्स इन इंडिया। 24. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज अ लॉ हैज़ सीन इट्स ग्रोथ इन किस सेंचुरी में देखा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने अपना ग्रोथ? सो इट वॉज इन 20th सेंचुरी, ठीक है। वेलफेयर ऑफ स्टेट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। वेलफेयर स्टेट ये किस तरह की सरकार का एक कंसेप्ट होता है? स्टेट प्लेज अ की रोल इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। इट प्लेज द फंक्शंस ऑफ पुलिस स्टेट ओनली। इट प्रोवाइड्स स्ट्रिंजेंट लॉज। सिटीजन्स प्ले अ प्रोमिनेंट रोल, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, दैट वेलफेयर स्टेट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट where state plays a key role in protection and promotion of economic and social well-beings of its citizens, ठीक है। 26. delegated legislation is in the form of ordinance। किस फॉर्म में, किस प्रकार में हमको delegated legislation मिलता है? ऑर्डिनेंस, केस लॉ, कस्टमरी लॉ या इंटरनेशनल लॉ। सो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में हमको delegated legislation मिलता है। the doctrine which establishes a line of proper demarcation of proper boundaries for the functioning of constitutional law and administrative law is, this is a very important question, आपका आया भी है एग्जाम में। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वाटरशेड। ये थोड़ा डिफरेंट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और क्वेश्चन आ रहा है तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका ये आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलो, बहुत ढूंढ के ये क्वेश्चंस लेके हैं यहाँ पे, सो प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें और एक दो बार भी देख लेंगे तो सही ज़रूर होगा। Next is ordinances, notifications issued by the president at union and federal level. Sources of administrative law होते हैं, cannot be considered part of administrative law, can be overruled by trial courts and sources of international law. तो इनको हम sources of administrative law हम इनको consider करेंगे। 29 देखते हैं। In America, the sources of administrative law are, अमेरिका में sources of administrative law क्या है? तो statutes या फिर precedent या पब्लिक ओपिनियन या ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यूएस में यानी अमेरिका में जो स्टैट्यूट्स होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज अ सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। लेस गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द इकोनॉमी, द बेटर ऑफ बिजनेस विल बी रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल, ठीक है। जब सब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सबसे कम होगा, जितना कम होगा इकोनॉमी में उतना ही ज़्यादा द बेटर ऑफ बिजनेस यानी उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी या बिजनेस ग्रो करेगी। ये किस कंसेप्ट, कहाँ का प्रिंसिपल है? तो इसको बोलेंगे लेजिस फेयर, ठीक है। लेजिस फेयर का प्रिंसिपल ये बोलता है। ओके, 31 देखते हैं। विच आर्टिकल इज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी? ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, और इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 29। इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। नाउ हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी?
ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट कौन था, चेयरमैन कौन था, ठीक है, कितने मेंबर्स थे, किसने राइट डाउन किया कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट होगा, इससे भी हम कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो विच आर्टिकल इज़ रिलेटेड विद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस ईजी हैं, बट ये क्वेश्चन हमें गलत होते हैं हम लोगों के भी, ठीक है ना, तो इसे ध्यान देना है। आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये फोर्स में आया, सो 26 जनवरी 1950। Which article is related to equality before law? That is Article 14. Which article is for protection against arrest and detention in certain cases? Arrest and detention के against कौन सा आर्टिकल है? So that is Article 22. फिर देखते हैं which article is related to equal justice and free legal aid? तो that is 39A. देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो मैम ये तो हमें पता है बट यू हैव टू रिवाइज। क्यों? क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम है, ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट, ठीक है। जब 1 महीना 1.5 महीना बचता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज। रिवीजन का बेस्ट पार्ट इज टू सॉल्व MCQs, ठीक है। ओके, 38 देखते हैं। आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, ठीक है। 44 किससे डील करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 39 विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 87। आप आर्टिकल 87 देखना, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू असेंट टू बिल्स, दैट इज आर्टिकल 111। डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन है, आपका मार्जिनल नोट में ही लिखा हुआ है असेंट टू बिल्स, आर्टिकल 111 उससे डील करता है। द बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। किस कॉन्स्टिट्यूशन से आपका बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू लिया गया, तो इट वॉज द US कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एज पर मैंडेट ऑफ आर्टिकल 112। An annual financial statement, demands for grants, appropriation bill and finance bill, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, आर्टिकल 112 ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, तो हेबियस कॉर्पस रिट्स, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आपका नहीं क्लियर है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आप रिट्स से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो है, आप उसको 2x की स्पीड में करके देखेंगे, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पॉलिटी में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पार्ट में हर जगह कवर ही होगा और आएगा ज़रूर, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following writs issue a command to public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मैंडमस। मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। तो यहाँ पे कमांड किया जाता है पब्लिक ऑफिशियल को, जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी आप परफॉर्म करिए, जो या तो आप फेल हो गए उसको परफॉर्म करने में या आपने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसको कंप्लाई करवाया जाता है, दैट यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी। नेक्स्ट इज हु इज़ द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। गार्जियन कौन है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ द जुडिशरी इज़ द गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 46, विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ पे रिकमेंड किया था किस चीज़ के लिए, पेनल्टी और पनिशमेंट नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी से। अगर आप करते हैं ऐसा, यानी फंडामेंटल ड्यूटी का परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी या फिर पनिशमेंट मिलेगा। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। कौन सी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के 3 पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, बट नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। 48, इन विच ईयर हिंदी नेम्स राज्यसभा एंड लोकसभा वर अडॉप्टेड फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ पीपल रिस्पेक्टिवली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ध्यान रखना है 1954 में राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों टर्म अडॉप्ट किए गए थे, किसके लिए, फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, राज्यसभा, एंड दैट इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, इसको बोलते हैं लोकसभा। आप समझ रहे होंगे कि ये सब इंग्लिश नेम थे, ठीक है ना, ये यूके पार्लियामेंट में ऐसे यूज़ होता है, इसी तरह हमारे यहाँ चल रहा था, बट इन द ईयर 1954 हिंदी नेम वॉज अडॉप्टेड, ठीक। The 30th Amendment Act of 1975 made the declaration of emergency by whom non-justiciable, ठीक। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। 38 अमेंडमेंट एक्ट से इमरजेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी नॉन जस्टिसिएबल, इसको कौन डिक्लेयर करेगा, दैट इज़ प्रेसिडेंट।
उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 50। विच टाइप ऑफ बॉडी इज़ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप किस टाइप की बॉडी है? तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना। तो अभी हमने 50 क्वेश्चंस किए और शॉर्ट वीडियोज़ ही बना रही हूँ मैं, ताकि आप फटाफट ये वीडियोज़ देख सकें। 20 मिनट्स में हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आती हूँ जो रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस हैं उनको लेके, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी आंसर में या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।